मॉम भाग 14। अथर्व अपने घर निकल गया और आदर्शनी अभिराम के साथ पुलिस स्टेशन चली गई। अभिराम केस मैंने दर्ज कर लिया है और अभी शाम तक आलेख, उसके ड्राइवर और बाकी दोनों साथियों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। पर जैसा तुमने बताया आपती के बारे में, गुनाह साबित करना आसान नहीं होगा और फिर वो पावरफुल लोग हैं। इंस्पेक्टर बोले, जानता हूं पर फिर भी हम लड़ेंगे और आपती के गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी क्योंकि ये कोई छोटा गुनाह नहीं है। अभिराम ने कहा, हाँ, और इस तरह के केस में सबसे पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जांच पड़ताल। तो अब तुम तैयार रहना क्योंकि यहाँ असोल्ट आजकल नहीं हुआ कि मेडिकल करवा के प्रूफ कर सकें। सिर्फ रिपोर्ट दर्ज की है हमने और उन्हें बेल तुरंत मिल जाएगी और फिर तुम्हें कोर्ट में साक्ष्य देने होंगे और साबित करना होगा कि आपती के साथ जबरदस्ती आलेख या उसके साथियों ने की है और आपती की प्रेगनेंसी का जिम्मेदार उनमें से कोई है। इंस्पेक्टर ने कहा, आपकी भी जरूरत रहेगी एविडेंस को ढूंढने में और गुनाह साबित करने में। अभिराम ने कहा, बिल्कुल साथ हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, प्लीज साथ दीजिएगा। आदर्शनी ने हाथ जोड़ दिए। उधर अथर्व घर पहुंचा। उसने गहरी सांस ली और हॉल में कदम रखा ही था कि तभी आरती की आवाज उसके कानों में पड़ी। कहाँ से आ रहे हो? बिना नाश्ता किए कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें बुलाती रह गई और तुमने सुना ही नहीं। तुम्हारा एटीट्यूड दिन ब दिन बदलता जा रहा है अथर्व, और यह सब बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मम्मी, वो एक दोस्त का कॉल आ गया था इसलिए चला गया था, अथर्व ने कहा। सब पता है मुझे कौन सा दोस्त और कहाँ का दोस्त है। तुमसे कितनी बार कहा है कि वहां मत जाया करो, आरती बोली और तिरछी नज़र से अपने पति अविनाश को देखा तो अविनाश ने नजरें फेर ली। ठीक तो कह रही है बहू, जब उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुम क्यों रिश्ता जोड़ने पर तुले हुए हो अथर्व? तुम्हें समझाया है ना कि उन लोगों से मतलब मत रखो। हमारे लिए उन लोगों का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। पर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है कोई भी बात? अभी 20 साल के हुए हो और अभी से अपनी चलाने लगे हो। बड़े हो जाओगे तब जाने क्या करोगे। तभी अथर्व की दादी ने गुस्से से अथर्व को देखते हुए कहा, बड़ा हो जाऊंगा तो मॉम को और आपती दी को इसी घर में ले आऊंगा। सुना आपने, इसी घर में जो उनका अधिकार है, जो कि आप सब ने उनसे छीन लिया। अथर्व ने गुस्से से कहा और अविनाश की तरफ देखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे जीते जी तो ये कभी नहीं हो पाएगा अथर्व। मैं उस औरत को और उस पागल लड़की को इस घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। दादी बोली, वो पागल नहीं है, सिर्फ बीमार है। और ठीक है, आपके जीते जी नहीं होगा तो आपके मरने के बाद सही, पर वह इस घर में जरूर आएंगी। अथर्व, लिहाज भी भूल गए हो क्या अपने से बड़ों के बात करने का? तभी अविनाश की आवाज आई, नहीं पापा, जो बात है आपको कहनी चाहिए थी, बस उन्हें क्यों की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। बाकी फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे आपकी इज्जत पर बात आए। वैसे भी मॉम भी नहीं चाहती यहाँ आना, बस जब ये लोग इस तरीके से मुझे टॉर्चर करते हैं ना तो गुस्से में निकल जाता है। बाकी अगर उन पर आप पूरी प्रॉपर्टी भी कुर्बान कर दोगे ना तब भी मॉम और आपती दी यहाँ नहीं आएंगी। सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ होती है, और हाँ, इंडिपेंडेंस भी। वह दोनों इंडिपेंडेंट है और उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। आंखों में शर्म और लिहाज बाकी है, इसलिए वह कभी इस घर में कदम नहीं रखेंगी। आप लोग निश्चिंत होकर रहिए। रही बात मेरी, तो मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मुझे कोई भी बंधन में बांधने की कोशिश न करें। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो पिछली बार की तरह घर छोड़कर हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगा। अथर्व गुस्से से पर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। आरती ने लाल होते चेहरे के साथ अपनी सास और अविनाश को देखा। अविनाश ने हमेशा की तरह खामोशी की चादर ओढ़ ली और उसकी सास आरती के पास आ गई। चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। बाकी बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। और वह तो औरत है ही मनहूस, और साथ ही साथ उसकी लड़की भी इस घर की कुंडली में साढ़े साथी बनकर बैठी हुई है। ना जाने कब छुटकारा मिलेगा। पर तुम चिंता मत करो, इस घर पर सिर्फ तुम्हारा और अथर्व का अधिकार है और तुम्हारा ही रहेगा। नाजायज नाजायज ही रहता है, और इतिहास गवाह है, प्रॉपर्टी हो या सम्मान, नाजायज औलाद का किसी पर कोई हक नहीं होता। आरती की सास ने कहा और अपनी माला लेकर वापस से अपने कमरे की तरफ चली गई। आरती ने अविनाश की तरफ देखा और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे नहीं पता पहले आपका क्या था क्या नहीं था, पर मैं इतना जानती हूँ कि जब से मैं आपकी जिंदगी में आई हूँ आपकी जिंदगी से उसे औरत का नामो निशान और अस्तित्व मिट चुका है। अब दोबारा से मैं कभी भी उसका नाम और उसका अस्तित्व ना ही अपने परिवार में ना ही आपकी जिंदगी में चाहती हूँ। ध्यान रखिएगा इस बात का, अन्यथा भले मैं खामोश रहती हूँ पर आप जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ।
तुम्हें कितनी बार समझाऊं आरती, ना ही मेरा आदर्शनी से कोई लेना देना है और ना ही आपती से। जिस दिन मम्मी ने तुम्हारे साथ मेरी शादी कराई उस दिन से ही उन लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखा है। अब किस्मत कह लो या कर्मों का फल की आदर्शनी की सरकारी नौकरी है और हमेशा से पोस्टिंग इसी शहर में रही है तो वह यही रहेगी ना। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा उससे कोई लेना देना या कोई संबंध है। पुराने संबंधों को बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ मैं। पर आपका बेटा तो उन्हीं संबंधों को वापस से जोड़ने पर तुला हुआ है ना। आरती ने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुमने और माँ ने ही नाराजगी में आदर्शनी और आपती का सच अथर्व के सामने बोल दिया। अब हर इंसान अविनाश नहीं होता जिसे डराकर धमकाकर और इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने तरफ मिला लिया जाए। कुछ लोग विद्रोही होते हैं जैसे कि तुम्हारा बेटा। शायद तुम पर ही गया है वह, इसीलिए अपनी बात को मजबूती के साथ कह देता है। मुझ पर गया होता तो शायद परिवार के दबाव में आकर वह भी कुछ नहीं कहता। और बाकी मुझसे ज़्यादा तुम्हारा कंट्रोल है। तुम संभालो, तुम समझो, मुझसे कोई उम्मीद मत करना, अविनाश ने कहा और उठकर चले गए। आरती ने तुरंत अपने मायके कॉल लगा दिया और बातें करते करते आरती के चेहरे के भाव बदल गए और गुस्सा और भी ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो गया। तो मित्रों, आप सुन रहे मॉम डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी